अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर मोहम्मद गोरी क्यों आया था भारत और कैसे आया, इसके बारे में बात करेंगे। आज पूरा हिस्ट्री के बारे में आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। गोरियों ने गजनी के ज़मींदारों के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मुइज़-उद-दीन मोहम्मद, जिसे गोर मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, ईस्वी 1173 से 1202 तक गोरी साम्राज्य का सुल्तान था और ईस्वी 2002 से 1206 ईस्वी तक एकमात्र शासक था। उसे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। सदियों तक चला रहा है और मोहम्मद गोरी फारसी मूल का था। उन्होंने आधुनिक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। गजनियों को गोरियों के खतरा महसूस हुआ, इसीलिए उन्होंने गोरी सम्राट अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और जहर दे दिया। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी पर कब्जा कर लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य में तुर्की आदिवासियों के समूह, जो आंशिक रूप से बौद्ध और आंशिक रूप से बुतपस्त थे, सेल्यूज तुर्कों की शक्ति को चकनाचूर कर दिया। निर्वात में दो नई शक्तियाँ प्रभुत्व में उभरी: ईरान में स्थित ख्वारिज़्म सम्राट और उत्तर पश्चिम अफ़गानिस्तान में गोर में स्थित गोरी साम्राज्य। ख्वारिज़्म साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने गोरियों की मध्य ईसाइयों महत्वाकांक्षाओं की गंभीरता रूप से सीमित कर दी। खुरासान, जो दोनों के बीच विवाद का कारण था, जो जल्द ही ख्वारिज़्म शाह ने जीत लिया। इन गोरियों के लिए भारत की ओर विस्तार की तलाश करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। 1178 ईस्वी में उन्होंने राजपूताना रेगिस्तान में मार्च करके गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया। फिर गुजरात के शासक ने माउंट आबू के पास एक युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया और मुइज़-उद-दीन मोहम्मद जीवित बचने से भाग्यशाली रहे। तब उन्हें भारत पर विजय प्राप्त करने से पहले पंजाब में एक उपयुक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। चौहानों की शक्ति लगातार बढ़ती रही थी। चौहान शासकों ने बड़ी संख्या में तुर्कों को हराया और मार दिया, जिन्होंने संभवतः पंजाब की ओर से राजस्थान पर आक्रमण करने की कोशिश की। उन्होंने सदी के मध्य के आसपास तोमरों को दिल्ली, यानी कि दिल्लीगा कहा जाता था, पर भी कब्जा कर लिया। दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। ताइन का युद्ध के बारे में बता रहे हैं। 1191 ईस्वी में ताइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महत्वाकांक्षी शासकों मुइज़-उद-दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। मुइज़-उद-दीन मोहम्मद गोरी मतलब तबरिहिंद पर प्रतिद्वंदी दावों के साथ संघर्ष हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन में लड़ी हुई लड़ाई में गोरी सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया और मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गया। पृथ्वी के बीच अपहरण हुए थे। तब हिंद प्रतिद्वंद्वियों दावों के साथ संघर्ष हुआ है। 1191 ईस्वी में तराइन की लड़ी गई लड़ाइयों में गोरी सेना पूरी तरह से भाग गया और मुइज़-उद-दीन मोहम्मद की जान एक युवा खिलजी घुड़सवार ने बचाई। पृथ्वीराज ने अब तब हिंद को आगे बढ़ाया और 12 महीनों की घेराबंदी के बाद इसे जीत लिया। पृथ्वी पर पृथ्वीराज द्वारा गोपियों को पंजाब से बाहर निकालने का बहुत कम प्रयास किया। इसने मुइज़-उद-दीन मोहम्मद को अपनी सेना को फिर से संगठित करने के लिए अगले वर्ष भारत की ओर एक और कोशिश किए और उन्होंने 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी युद्ध हुआ। इसमें 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना है।
मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी इसके लिए सावधानीपूर्वक तैयार थी। ऐसा कहा जाता है कि 1,20,000 सेना के साथ, जिसने भारी घुड़सवार सेना के साथ शामिल हुई, और ऐसा कहा जाता है कि 1,20,000 पुरुषों के साथ मतलब ये घुड़सवार सेना शामिल हुई। पूरी तरह से स्टील और कोट कवच और 10,000 घुड़सवार धनुषधारियों से सुसज्जित था। जैसा कि पृथ्वीराज को गोरी से खतरे महसूस हुआ, उसने उत्तरी भारत के सभी राजाओं से मदद की अपील की। पृथ्वीराज ने घुड़सवार सेना और 300 हाथियों के एक बड़े दल सहित लगभग 30 लाख की सेना में मैदान में उतरा। भारतीय सेनाओं की संख्या शायद अधिक थी, लेकिन तुर्की सेना बेहतर ढंग से संगठित और नेतृत्व वाली थी। लड़ाई के मुख्य रूप से घुड़सवार सेना के बीच की लड़ाई थी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। पृथ्वीराज चौहान बच निकला, लेकिन सरस्वती यानी सिरसा के पास पकड़ लिया और तुर्की सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और सामना के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने आक्रमण कर अजमेर पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय के लिए अजमेर पर शासन करने को दिया और इसके बाद तुरंत बाद पृथ्वीराज चौहान को षड्यंत्र के आरोप में मार दिया और पृथ्वीराज के बेटे का उसका उत्तराधिकारी बना दिया। दिल्ली को भी उसके तोमर शासक को बहाल कर दिया गया था, लेकिन इस नीति को जल्द ही उलट दिया गया था। दिल्ली के शासक को बाहर कर दिया गया था और दिल्ली को गंगा घाटी के आगे तुर्की की प्रगति के लिए एक आधार बनाया गया। एक विद्रोह के बाद एक मुस्लिम सेना ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और वहां एक तुर्की जनरल को स्थापित किया। पृथ्वीराज ने पुत्र रणथंबोर चले गए और वहां एक नए शक्तिशाली चौहान राज की स्थापना किया। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तुर्की शासन के अधीन हो गए। बिहार और बंगाल विजय, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1192 से 1206 के बीच गंगा यमुना द्वाब और बिहार और बंगाल सहित आसपास के क्षेत्र में तुर्की के प्रभुत्व विस्तार के लिए द्वाब के खुद को स्थापित करने के लिए तुर्कों से कन्नौज शक्तिशाली गढ़वा साम्राज्य को बोला। फिर तराइन के बाद मोइनुद्दीन अपने एक भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में भारत के मामलों को छोड़कर गजनी लौट गया, यानी कि यहाँ पे गुलामवश की स्थापना कर दिया। जो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर भारत में गुलामवश की स्थापना कर वो वापस लौट गया, गजनी लौट गया। अगले 2 वर्षों के दौरान तुर्कों ने गढ़वालों के किसी भी विरोध के बिना ऊपरी दोआब के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। चंदावर का युद्ध, इसके बारे में बोलेंगे। 1194 ईस्वी में मोइनुद्दीन भारत लौट आया। 50,000 घुड़सवार के साथ जमुना पार कर कन्नौज को ओर बढ़ा। कन्नौज के पास चंदावर में मोइनुद्दीन और जयचंद्र के बीच एक युद्ध लड़ा गया। जयचंद्र लगभग उस दिन जीत गया था। जब वह एक तीर से मारा गया था तो उसकी सेना पूरी तरह से हार गई। बनारस के लिए अभियान क्या था, इसके बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ। मोइनुद्दीन अब बनारस चला गया और तबाह हो गया। वहाँ बड़ी संख्या में मंदिर नष्ट हो गए थे। तुर्कों ने बिहार की सीमा तक फैले एक विशाल भूभाग अपना आधिपत्य जमा लिया और कुछ समय बाद ऐबक ने क्षेत्र के चंदेल शासकों को कलिंजर, महोब और खजुराहो पर विजय प्राप्त की। दोआब के साथ एक आधार के साथ तुर्कों ने पड़ोसी क्षेत्रों में छापे मारने की एक श्रृंखला शुरू की। ऐबक ने गुजरात के शासक भीम तृतीय को हराया और आइनवार और कई आन शासकों का तबाह और लूट लिया गया था। गोरी की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में बात करेंगे। उसने मुक्तपूर्ण ढंग से असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक अभियान चलाया। असम के माघ शासक पीछे हट गए और तुर्की सेनाओं को जहां तक
हो सके आने दिया। अंत में थकी हुई सेना ने महसूस किया कि वे और आगे नहीं जा सकते और उन्होंने रुक जाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते में कोई राशन नहीं मिला और असमिया सेना द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया गया। भूख और बीमारी था कि कमजोरी की तुर्की सेना ने ऐसी लड़ाई सामना करना पड़ा और धीरे धीरे गोरी की। उन्होंने मूर्खतापूर्ण ढंग से असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक अभियान चलाया। असम के मार्ग शासक पीछे हट गए और तुर्की सेनाओं को जहां तक हो सके आने दिया। अंत में थकी हुई सेनाओं ने महसूस किया कि वे आगे नहीं जा सकते और उन्होंने रुक जाने का फैसला किया। उन्हें रास्ते में कई राशन नहीं मिलने के कारण असमिया सेनाओं द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया गया था। भूख और बीमारी से थकी हुई कमजोरी तुर्की सेना को एक ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा जिसमें आगे एक चौड़ी नदी थी और पीछे असमिया सेना थी। तुर्की सेनाओं को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। बख्तियार खिलजी द्वारा कुछ पहाड़ी कबीलों की मदद से कुछ अनुचरों के साथ वापस आने की सफल रहा, लेकिन उसका स्वास्थ्य और हौसला टूट गया। गोरी गंभीर रूप से बीमार था और अपने बिस्तर तक ही सीमित था जब उसे अपने ही अमीरों में से एक ने मार दिया था। आप समझ में आ गया था कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताए थे। और तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बारे में पूरा हिस्ट्री बताया था, कैसे कैसे भारत आया, क्यों आया, कहाँ कहाँ शासन किए। ठीक है, तो अब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।